हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छी होंगे आप लोग। और हम लोगों ने पिछली क्लास में भौतिकी में कुछ टॉपिक पढ़े थे, उस पर कुछ प्रूव किए हुए थे और हम लोगों ने समतल दर्पण समाप्त कर लिया था। और उसके आगे का जो टॉपिक था वो था गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण से संबंधित एक हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया था और वो ये था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। और आपने हमें बताया था F बराबर R/2। हम लोगों ने उसे दो तरीके से प्रूफ किया था। अब उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या किसे कहते थे, तो आपने बताया था गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता था उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते थे और उसी के केंद्र को हम क्या कहते थे, वक्रता केंद्र। एक बेसिक बात ये भी थी जिसका था नाम फोकस। फोकस के लिए आपको जानना ये था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक दर्पण है और इसे देख के आपको पता चल गया होगा ये एक उत्तल दर्पण है, बिल्कुल नहीं, ये एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र रहा होगा। तो हमने कहा था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये वाला उत्तल दर्पण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, बोलो ये कहाँ जाएगी, नीचे या ऊपर, व्यवहारिक बात है, बताया है ये नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगी तो ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस। और ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं फोकस दूरी। और प्रूव किया था आपने F बराबर R/2, और वो भी किसके लिए किया था, उत्तल के लिए या अवतल के लिए। तो आपने किया था अवतल के लिए। चलिए अब हम उत्तल के लिए आपको बता देते हैं, वो भी तेजी से, और आप अपना पूरा दिमाग कंसंट्रेट रखेंगे बोर्ड पे, जिससे कि हम लोग तेजी के साथ इस चैप्टर की जो ये बेसिक जानकारी है इसे हम लोग समाप्त कर लें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग काम हो जाता है और थोड़ा आप लोग बोर हो जाते होंगे, है कि नहीं। चलो आओ देखते हैं। तो अपने पास एक दर्पण है आज, और वो दर्पण जो है वो है एक उत्तल दर्पण, और हमें इस उत्तल दर्पण के लिए निकालना है फार्मूला। कौन सा फार्मूला, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो सबसे पहला काम, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, बताइए बच्चा लोग, इसे क्या बोलेंगे, ये है मुख्य अक्ष, और जो ये दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो बताइए इसका जो फोकस होगा वो यहाँ होगा और वक्रता केंद्र यहाँ होगा, है ना। तो क्या क्या बकते रहते हो, गोलू गोलू इधर बनेगा, इसका मतलब जो इसका फोकस होगा वो इस साइड होगा और वक्रता केंद्र भी इस साइड होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए सबसे पहला काम, एक प्रकाश किरण हम ले लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहले 1 मिनट, तो हम लोगों ने यहां पर सबसे पहला काम क्या किया है, एक उत्तल दर्पण ले लिया है, ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। चलिए हमने एक प्रकाश किरण ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर। सबसे पहला काम, अगर यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा तो हम इस पर एक क्या डालेंगे, अभिलंब। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये अभिलंब बताएगा कि प्रकाश किरण किधर जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात अगर ये आपतन कोण आई है तो परावर्तन कोण अभिलंब के उस तरफ बनेगा और कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। थोड़ा हमने ऐसे जानबूझ के बनाया क्योंकि इस पर हम बता चुके हैं आपको। तो प्रकाश किरण ऐसे आई और ऊपर चली गई, तो यहाँ से अगर कोई देखता तो उसे लगता कि ये प्रकाश किरण इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को हम कह देते फोकस। आप सभी लोग जानते हैं ये ध्रुव है, चलो इसका नाम हमने रख दिया P। अब ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, तो F, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं R। और हमें इन्हीं दोनों में संबंध निकालना है, और हम लोगों को ये बात पहले से ही पता है कि हमें जो आंसर मिलने वाला है वो F बराबर क्या मिलेगा, R/2। यानी किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए देखते हैं, तो ये है एंगल कितना, R। हम सभी लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर। चलिए एक काम और करते हैं, इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं M, और इसे लिख देते हैं S T, इसे लिख देते हैं K, जो आपका मन के डियर, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
अब सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, इसे दर्शाएंगे कैसे, यही जानना जरूरी है। सबसे पहले आप गौर से देखिएगा, जो ये कोण है और जो ये कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण SMT, SMT, और ये बराबर कोण किसके है, TMK। तो ये हो गया TMK के बराबर। चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी में हम लोग एक बात और समझना चाहें, तो जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है। कैसे? ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और एक तिरछी रेखा अगर काटेगी तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यानी ये आई तो ये भी आई। तो मैं लिखता कैसे, लिखता SMT, SMT बराबर इस कोण के है, तो कोण FCM मैंने ये लिख दिया। इसको मैंने लिखा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। थोड़ा ये अवतल की तुलना में जटिल है, बस थोड़ा सा। तो अब दोनों का लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो इन दोनों का राइट वाला हिस्सा भी आपस में क्या होने वाला है, बराबर। कर दीजिए बराबर। तो कोण TMK बराबर कोण FCM, इसको हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब अगर आप गौर से देखें तो जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूं ये वाला कोण मतलब TMK, तो मैंने लिख दिया TMK बराबर ये वाला कोण, तो इसको लिख सकता हूं FMC, तो कोण FMC, ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो समीकरण नंबर 3 व 4 से हमें खास ये दिखा कि इनका लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण FCM जो है ये बराबर है कोण FMC के, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। देखो FMC FCM, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो उनके संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। पिछले प्रूफ में हमने इस बात को स्पष्ट समझाया था। हमने कहा था ऐसे देखो, ऐसे ट्रायंगल बनाया था, हमने कहा था यहाँ देखो दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण दोनों बराबर है नीचे वाले। अगर भुजा छोटी बड़ी कर देते तो देख के लग रहा है ना कि कोण अलग अलग हो गया। सब एग्जैक्ट बता चुके हैं यार, ये पिछले प्रूफ का फोटो कॉपी है। तो इसका मतलब हम कहेंगे इसलिए जो भुजा FC है वो FM के क्या है, बराबर, यानी FC और FM आपस में क्या हो गया, बराबर। याद करिए पिछला प्रूफ याद करिए, हमने कहा था जब इन दोनों भुजाओं को बराबर कर लेंगे तो हमने कहा था यम दर्पण के ध्रुव के अत्यंत समीप आ जाए। वेरी गुड। तो हम यहां कहेंगे यदि यम दर्पण के ध्रुव के अत्यंत समीप आ जाए, चलो भाई आ जाने दो, आ जाने दो। जब ये इसके समीप आ जाएगा तो इसका मतलब अगर मान लो यम यहाँ होता तो इसको यहाँ से मिलाते तो FM ये हो जाता, तो FM और FP लगभग आपस में क्या हो जाता, बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि FP बराबर हम क्या लिख सकते थे, FM। और आप यहाँ से देखिएगा हम FM के स्थान पे लिख सकते हैं FC, तो हम यहाँ लिख देंगे FP बराबर FC। क्लियर है? तो FP यानी FP और FC आपस में बराबर है, और FP का मान जो है वो F है, तो हमने F लिख दिया। यानी ये डिस्टेंस आपस में बराबर आ गई बच्चा, ये और ये। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर, ये F है तो ये भी F। हमें जाना है P से लेके C तक, तो मैं कहता P से लेके C तक। तो अगर आपको P से C तक जाना है तो आप P से F जाइए और F से C जाइए, पहुंच जाएंगे। तो P से लेके C तक का मतलब P से लेके F तक और F से लेके C तक। हाँ सर बताइए, P से लेके C तक की दूरी कितना है, R। C का मतलब वक्रता केंद्र, P का मतलब ध्रुव, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसका मान अपन लोगों ने क्या लिया है, R। PF यानी FP और PF एक ही बात है, और FM या FC, सॉरी हाँ FC, इन सब का मान F है, तो मैंने F लिख दिया। और F 2F, तो इसका मतलब R बराबर 2F, यानी F बराबर अपन लोगों को मिला R/2। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको आ गया होगा। तो F बराबर R/2 अगर आपको प्रूफ करना है तो ये बेहद आसान है। अब आपको करना क्या है, फटाक से इसको उतार लेना है, पीछे हमने बताया है। अब चलिए हम इसमें रिवाइज करते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। जरूरी ये है इन चीज़ों को लिखना, आ तो आपको जाएगा ही, पक्का मैं गारंटी लेता हूँ। बस समस्या ये है कि आप इस बात को पेपर में लिख पाएंगे या नहीं। अच्छा, अधिकांश बच्चे यहाँ पे इंटर वाले क्या होंगे, वो कंफ्यूज होंगे कि सर समतल दर्पण में बड़ा हाई भौकाल टाइप की चीज़ें पढ़ाएं, एकदम मज़ा आ गई,
और अब देख रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और इसमें पढ़ा क्या रहे हैं, हाई स्कूल की बेसिक सी बातें। ना मुन्ना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये सब का सब एक एक आइटम हाई स्कूल के बाद इंटर में भी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मतलब ये बेसिक चल रहा है। बस यही बात है कि इसमें 10+2 और 10th दोनों वाले बच्चों का काम हो जा रहा है, सबका फायदा हो जा रहा है। अब चलिए समझते हैं, ठीक है ना। नहीं सरला समझ के छोड़ दो टॉपिक को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसमें बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी देखने को। पहले बेसिक तो क्लियर कर लें हम लोग। अब यहाँ देखिएगा हमने किया क्या, सबसे पहले चित्र कैसे बनाया ये आपको पता होगा। हमने कहा कि जो ये कोण है और ये कोण है आपस में बराबर है, तो ये कोण आपस में बराबर है, और ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर। ऐसे समझो, अगर ये कोण थीटा होता तो ये कोण भी थीटा होता, और अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, और दोनों थीटा तो दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई। ये ध्रुव के समीप चला आया तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर, मतलब दोनों आपस में बराबर। और ये यफ है तो ये भी यफ होगा। कुल आर है तो आर बराबर 2f, यानी यफ बराबर r/2। कितना आसानी से आ गया ना। एक बार फिर से आइए समझ लेते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा, स्किप करके एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा। हम सबसे पहले एक दर्पण ले लेंगे। जो ये दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है कि नहीं। अच्छा, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। घर पे रहते रहते नींद आ रही है। तो ये दर्पण जो है, ये दर्पण है उत्तल, और यहाँ पर लिख देंगे इसका फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, अरे हद है यार, उधर होगा। तो यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। एक प्रकाश कर लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, वेरी गुड। इस पर हम क्या डालेंगे, अभिलंब। ये प्रकाश कर आएगी, टकरा उधर चली जाएगी। यहाँ रामलाल खड़े थे, उनसे पूछा भैया कहाँ से आ रही है, बोले इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है। अरे यार धोखा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम यफ लिख देंगे, कोई समस्या। अब हमने कहा अगर ये कोण आई है तो ये कोण आर है, और ये दोनों आपस में बराबर है। अच्छी बात है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये आई है तो ये भी आई, और ये आर है तो ये आर, और पहले ही देख लिए हैं कि आई बराबर आर। इसका मतलब दोनों भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर। बोलो अब क्या करें, ये दर्पण के ध्रुव के समीप चला आएगा तो ये भुजा इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब दोनों आपस में बराबर। और ये है एफ तो ये भी कितना, एफ कुल कितना है आर, तो आर बराबर 2f, यानी एफ बराबर r/2। कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, आपकी मतलब जिम्मेदारी ये है कि आप इसे एक बार दो बार अच्छे से समझिएगा। चीज़ें बेहद आसान है, आ जाएंगी। और हम जानते हैं आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर मैं अवतल दर्पण में एक शॉर्टकट बताया था जिसमें सवाल एक लाइन में आ गई थी। हाँ सर, वही शॉर्टकट का इंतजार हमें भी है। इसमें हम हर एक प्रूफ को आपको एक नए तरीके से बताएंगे, और मज़ेदार टॉपिक है यार वो, उससे गलत नहीं होगा। क्योंकि जब अगर हम ये मान ही लेंगे कि ये यहाँ समीप आ जाए तो काम बन जाएगा। आइए देखते हैं। और हमने आपसे कहा था कि उत्तल के लिए शॉर्टकट वाला आप लोग करके हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या आपने अपने आप से कर लिया था या नहीं। तो आपकी महानता देखिए कि सिंगल बंदे ने ये हमें नहीं बताया कि यस सर आया या नहीं आया। देखा इतने लोगों ने, जवाब किसी ने नहीं दिया कि सर हमने सवाल किया या नहीं किया। मतलब कैसे हैं आप लोग, बता तो सकते हैं ना कि यस सर आ गया, नहीं आया। थोड़ी रुचि तो दिखाइए पढ़ने में। मानते हैं ऑनलाइन क्लासेस बोरिंग हो जाती हैं, पर इतना भी बोरिंग नहीं हो जाती। चलो बोरिंग बाद में करेंगे, पहले आइए यहाँ समझते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, शॉर्टकट पढ़ रहे हैं। देखिए ये अपने पास एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल है, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसका क्या पाया जाएगा, अरे फोकस पाया जाएगा। यहाँ पर इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। हमने इस पर एक प्रकाश कण कैसे लिया था, मुख्य अक्ष के समांतर। अब हम इस पे क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब कहाँ जाता है बाल को, वक्रता केंद्र से। अपने अभिलंब को पोलियो मार दिया है क्या, भारत तो पोलियो मुक्त हो गया है, टेढ़ा हो गया यार, कोई बात नहीं, समझो। अब यहाँ से ये ऐसे यार टकरा उधर चला गया होगा, चलो ठीक है। ओहो, अब समझो भी यार, शब्दों में क्या रखा है, चित्रों में क्या रखा है, शब्दों को समझो। अब कैसे भी बस भावनाओं को समझो, आ रहा होगा। यहाँ देखो, नो रॉकेट साइंस। इस दूरी को हमने क्या लिया है, एफ, और टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग, आर। इसे हमने क्या माना था, एम, और इसे आपने कहा है पी। भाई ये तेरी मर्जी, तो इसको कुछ भी मान ले, ईटा पत्थर मान ले, जो तेरा मन के है यार। बस इससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि बस जो मानना जानते रहना। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूँ, बुरत नहीं मानोगे तो ये थीटा है तो इस कोण को भी हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा। ऐसा कैसे मान नहीं लेंगे, होगा।
आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर। भाई इतनी बार ये चित्र में बना चुका अब तक बोर्ड में, आज के ही क्लास में 4 बार तो हो गया। तो आदिमानव पकड़ के लाएंगे तो वो भी देख के बता देगा भाई इसे खींच दो, काहे लिए भाड़ में जाए, उसे भी आ जाएगा ये। तो उम्मीद है आपको भी आ रहा होगा। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। वैसे आप आदिमानव नहीं है, टेंशन ना लीजिए, दिल पे ले लीजिए बात। ये थीटा तो ये भी कितना हो गया, थीटा। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ये क्या थीटा लगा रखे, समझ में आ रहा है ना, ऐसे और ऐसे तिरछू तिरछू तो ये और ये, अरे पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आता होगा यार। तो ये थीटा तो ये भी कितना हो गया, थीटा। अब देखो ये रेखाएं समांतर है तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। और आप लोगों ने एक कहानी हमें बताया होगा, छोड़ो कहानी भाड़ में जाए। ऐसे देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, एक तिरछी रेखा ऐसे काटी है, जितना कोणीय होगा उतना कोणीय होगा, ये कुल कोण है 2 थीटा तो ये भी हो गया 2 थीटा। और हमने पिछली क्लास में एक और बताई थी बात कि अंतः कोण जो होता है, अंतः कोण देखो ये बहिष कोण के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर। तो ये थीटा तो ये 2 थीटा, कैसे भी समझ लो सब सही है। तो हमने कहा यम दर्पण के ध्रुव के कहाँ चला आए, अरे समीप आ जाए, और कहाँ चला आएगा। तो जब ये समीप आ जाएगा तो ये भुजा बराबर हो जाएगी। और दुनिया जानती है कि ये अगर केंद्र है तो ये और ये पहले से ही बराबर होगा क्योंकि त्रिज्याएं हैं। तो अब ये भी और ये भी बराबर हो गया तो ये भी केंद्र की तरीके बन गया और वो भी केंद्र की तरीके बन गया। मजेदार बात क्या है, आप ये सोचिए एक वृत्त में 2 केंद्र कैसे हो सकते हैं। हम बताते हैं कैसे। जब ये नजदीक आएगा तो ये वक्रता केंद्र भी नजदीक आएगा। तो जब P और M, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं PM की, ये P और ये M जब दोनों समीप आ जाएंगे तो ये F और ये C ये दोनों भी समीप आ जाएंगे। इसीलिए जो FM है और जो FP है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। छोड़ भी ना यार, दिमाग नहीं लगाते है ही नहीं। हम यहाँ एक सिंपल सी बात ये समझ रहे हैं, ये कोण है थीटा और ये कोण है 2 थीटा। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण का 2 गुना है। नहीं आया यानी अगर मैं FCM जो कोण FCM है इस वाले कोण को मैं 2 गुना कर दूं तो ये वाला कोण आ जाएगा। और ये वाला जो कोण है इसका नाम है कोण PFM। तो मैंने ये लाइन कैसे लिखी, पक्का नहीं आई। अरे यार ये थीटा है ना, इसका 2 गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये गुणे 2 बराबर ये। नहीं आया, इसका 2 गुना करेंगे तो ये आएगा ना, ये थीटा तो ये 2 थीटा। तो इसका मतलब जितना ये है इसमें 2 से गुणा कर दो, ये भाई साहब आ जाएंगे। तो इनका नाम है FCM, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये वाला आ जाएगा, इसका नाम है PFM। तो हमने ये लिख दिया। अच्छा एक बात जानते हैं आप लोग, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पिछली क्लास में पढ़ाया था, लो अब भाई पढ़ा दिया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण अगर हम ये वाला लेते हैं FCM ये वाला, तो कोण बराबर चाप यानी ये वाला, वृत्त में यही तो बनेगा चाप, यानी FCM में जो चाप है वो PM है, PM ये, और बटे त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी FCM अगर लेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है R, तो ये लिख देंगे R बराबर, अच्छा आगे 2 छूट गया है तो लगा दीजिए 2, PFM। अब यहाँ अगर कोण लेंगे तो चाप बटे त्रिज्या, तो जो ये चाप है ये भी कितना है PM, और बटे जो त्रिज्या है वो PF है। तो हम यहाँ लिख देंगे PF जिसका मान है F। ये उड़ गया तो उड़ जाने दो, यहाँ से आया 2/R बराबर 1/F, उल्टा करो तो F बराबर मिल गया R/2। अरे उल्टा पुल्टा छोड़ो ना यार, इसको उधर उसको उधर इसको उधर, पता नहीं कौन किधर घुमा दो, ऐसे हो गया। तो यहाँ से हमें F बराबर R/2 मिल गया। मुझे ये बेहद आसान लगता है, पर याद रखिएगा हमने बताया ना कि इन सारी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है ना, अपने टीचरों से। जैसे अब आपने इस बात को समझ लिया, अब आपके विद्यालय में आपका कोई टीचर और जहाँ आप पढ़ रहे हैं या जो भी मामला हो, अब आपने उससे इन चीज़ों को दिखाया, अब वो क्या करेगा, मतलब अगर उसे समझ में नहीं आया तो कहेगा गलत है। तो ऐसी बात नहीं है भाई, काहे गलत है, जब ये इसके समीप आ गया तो ये भुजा बराबर हो गई अगर किसी चाप के लिए किसी बिंदु से, तो ये दोनों त्रिज्या बन जाएगी। आपने इसके पहले वाले जो बड़ा वाला तरीका है प्रूव करने का, उसमें भी ये बात मानी है कि नहीं कि यम दर्पण के ध्रुव के समीप आ जाए, तो इसमें काहे नहीं मान सकते। इसीलिए एकदम सटीक है, बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे बताता है कि नहीं गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप कहेंगे ठीक है सर, जैसा भी हो गया ठीक है, आप उनसे मतलब भिड़ेंगे नहीं। बाकी ये 100% सत्य है। अब आइए समझते हैं
ये तो हो गया एक नियम कि जो फोकस दूरी होगी, है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होता है, चाहे वो दर्पण उत्तल हो और चाहे वो दर्पण कौन सा हो, अवतल। तो हम लोगों ने जो गोलीय दर्पण है दो प्रकार का पढ़ा, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का था, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। चलिए, तो हमारे समझ से यहाँ पर नई चीज आपको ये मिली हाई स्कूल के एक्स्ट्रा कि F बराबर R/2 का शॉर्टकट तरीका क्या था। मैं सबका बताऊंगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये भी 2 लाइन में आएगा, देखिएगा भी निकाल के दिखाएंगे, है ना, सारे प्रूफ। और बाकी लॉन्ग कट आएगा। अब पेपर में आ गया 4 नंबर का, लेंस के लिए 1/F बराबर, या दर्पण के लिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U सिद्ध करिए। आपने 2 लाइन में निकाल दिया 3 नंबर की सवाल। तो फिर समझ रहे हैं ना, एग्जामिनर आपको देगा 1 नंबर 3 नंबर की सवाल में। तो आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, बस ये तरीका है, जानते रहिए कि हाँ हम ऐसी भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसी डिमांड होती है विस्तृत उत्तरी प्रश्न का मतलब होता है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके हल करना है ना। तो आप ये देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, फिर वैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हाई स्कूल के बच्चे तो कतई प्रयोग नहीं करेंगे। अब आइए समझते हैं आगे हमें क्या समझना है इसमें। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा यह है कि हमें गोलीय दर्पण के द्वारा यह समझना है कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो हेडिंग ये है, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अगर गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, ये समझना है, तो सबसे पहले प्रतिबिंब खींचने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। और ये हमें 3 पॉइंट क्यों चाहिए पहले ये समझिएगा। दरअसल प्रतिबिंब की परिभाषा क्या थी कि किसी बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात भी हो सकता है, लेकिन दर्पण से नहीं, लेंस से या किसी भी माध्यम से। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर काटे या काटती हुई प्रतीत होगी, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। याद तो होगा नहीं, हमें पता है, भरोसा है आपके ऊपर। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर काटे या काटती हुई प्रतीत हो, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। सही सही काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और प्रतीत होगी तो आभासी। यानी इमेज 2 प्रकार का हो गया, एक वर्चुअल और एक रियल, यानी एक आभासी और एक वास्तविक। चल भैया इधर समझते हैं और कुछ। आखिर हमारे पास जो मुद्दा है वो क्या है? हमने प्रतिबिंब खींचने के लिए कुल कितने नियम इजाद किए? सबसे पहला नियम क्या है ये समझिएगा। सब पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। पहला हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये एक दर्पण है जो कि कौन सा दर्पण है? उत्तल। अरे हद है यार, अवतल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र बीचों बीच में होगा, सब जानते हैं। तो अगर एक प्रकाश किरण हम समांतर ले लें, एक प्रकाश किरण हम एक समांतर खींचे इसके, तो समांतर वाली कहां से जाती है? फोकस से। अरे भाई, फोकस कहते ही उसे हैं जहां से समांतर वाली जाती है। तो प्रतिबिंब खींचने के लिए जो पहला नियम हमारे पास है वो ये है कि अगर हम वस्तु से समांतर प्रकाश किरण खींचेंगे तो सदैव फोकस से होकर जाएगी। तो समांतर प्रकाश किरणें सदैव कहां से होकर जाती हैं? फोकस से। उम्मीद है आया होगा। समांतर कहां से जाएगी? फोकस से। कुछ लोग कहेंगे ना ना, अगर मान लीजिए हमारे पास उत्तल दर्पण होता तो क्या फोकस से जाती? कतई नहीं जा सकती, चाह के भी नहीं जा सकती, क्योंकि यहां पर होगा वक्रता केंद्र और यहां पर फोकस। हमने एक प्रकाश किरण ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर, मजाल है फोकस से चली जाए? काहे नहीं जाएगी? क्योंकि इधर तो हमने कलई कर दिया है लाल ऑक्साइड की, है कि नहीं? पहले पारे की कलई किया, फिर लाल ऑक्साइड का पेंट किया, तो उधर प्रकाश किरण निकल ही नहीं सकती। तो इसका हो जाएगा यहीं से परावर्तन। कैसे? ध्यान से देखिए। तो प्रकाश किरण गई ऐसे, सॉरी, ओहो, ज़्यादा कलरफुल बनाने के चक्कर में टेढ़ा मेढ़ा, अरे कोई बात नहीं। तो प्रकाश किरण सीधे ऐसे गई और चली गई ऊपर, और यहाँ बैठे थे बुधई, हमने कहा बताओ कहाँ से आ रही है? तो कहेंगे इसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ में आया ना? तो समांतर आने वाली या तो फोकस से जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगला क्या है ये समझिएगा। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पर इसका क्या पाया जाएगा बच्चा? फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो जैसे समांतर वाली फोकस से होकर जाती है, यही बात हम उल्टा भी तो कह सकते हैं। उल्टा कैसे कह सकते हैं? यानी जो फोकस से जाने वाली होगी वो तो टकराने के पश्चात समांतर हो जाएगी। नहीं समझ में आया? समांतर वाली कहां से जाएगी? फोकस से। तो फोकस वाली क्या हो जाएगी? समांतर। समांतर वाली फोकस से, फोकस वाली समांतर। घुमा भी रहा है यार, ऐसे समझ सकते हैं। जो समांतर है वो कहां से जाएगी? फोकस से। यानी जो फोकस से जाएगी वो कैसी हो जाएगी? समांतर। वही उल्टा पुल्टा बात कर दिए हम लोग। अब आगे देखिएगा। तो इसका मतलब यहां भी वही लफड़ा होगा।
अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ वो लफड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फोकस से तो जाएगी नहीं। कोई बात नहीं सर, फोकस की ओर तो जा सकती है ना। तो ये प्रकाश किरण फोकस की ओर जा रही है। देखो, फोकस से जाना और फोकस की ओर जाना ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे हमने कहा हम आपकी ओर आ रहे हैं, अरे कहाँ आपकी ओर आ रहे हैं, ऐसा समझो कि जैसे अगर कह दिया जाए कि अभी मान लीजिए हम इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं माना हम इलाहाबाद जा रहे हैं। हो सकता है हम इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं, पहुंच गए फाफामऊ तक, जो काम था वही काम किया और चले आए वापस। वैसे ये एग्जाम्पल सबके लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कोई इलाहाबाद फाफामऊ जानता ना हो। वैसे एलियन तो है नहीं, वैसे भी आजकल फाफामऊ बहुत चर्चा में है ना, न्यूज़ में खूब आ रहा है। कई लोग, चलिए ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो इसलिए आप लोग घर पे रहें, डरें, है ना, नहीं बस्ता उठाएं और कहीं चल दें, कोई बुला ले तो, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए इधर ये है, ऐसे गई प्रकाश किरण यहाँ फोकस की ओर जा रही है, फोकस से नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ हमने कलई किया है, लाल ऑक्साइड का पेंट किया है। तो टकराने के पश्चात ये ऐसे चली आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसका मतलब समांतर वाली फोकस से, फोकस वाली समांतर, दो नियम हो गया ना। तो प्रतिबिंब खींचने के लिए अपने पास दो प्रकाश किरण एकदम तय हैं जिनका रास्ता हमें पता है। पहला रास्ता ये है कि जो समांतर होगी वो फोकस से जाएगी और जो फोकस है वो समांतर हो जाएगी। आइए तीसरा रास्ता ढूंढते हैं। हमारे पास ये एक और दर्पण है। ये दर्पण कौन सा है? अरे वही है जो पहले था, अवतल है। यहाँ पर कौन था? यहाँ पर फोकस था। यहाँ पर कौन था? वक्रता केंद्र था। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली दर्पण से टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। तो वही हाल हमारे पास एक उत्तल दर्पण के लिए था। यहां पर क्या रहा होगा? फोकस, और यहां पर वक्रता केंद्र। जाहिर सी बात है इधर से प्रकाश किरण तो हम डालेंगे नहीं, क्योंकि इधर एंटिंग पेंटिंग किए हुए हैं, तो प्रकाश किरण इधर से डालेंगे। सोचो अगर हमें वक्रता केंद्र से डालने वाली कोई प्रकाश किरण भेज दूं तो जा ही नहीं पाएगी यार। क्या कारण है समझो, बता रहे हैं हम। सोचो अगर यहां से प्रकाश किरण जाती है ऐसे झूम, यहां पहुंचती, टकराती, दर्पण में छेद करके वहां पहुंच जाती, ऐसा तो होगा नहीं, प्रकाश किरण है ना। तो इसका मतलब यहाँ पेंटिंग वेंटिंग भी है, बस गई, टकराई और यहीं से अपने मार्ग से वापस लौट गई। ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, न कि वक्रता केंद्र से जा रही है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब खींचने के लिए हमें ये तीन प्रकाश किरणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहली प्रकाश किरण कैसी थी? जो समांतर होगी वो फोकस से जाएगी। ये वाला याद कर लो, ये वाला अपने समझ में आ जाएगा। ये फोकस से जाएगी, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई। ये जो फोकस की ओर जाएगी वो समांतर हो जाएगी, या जो फोकस से जाएगी वो समांतर हो जाएगी। जो वक्रता केंद्र से जाएगी टकरा के लौट आएगी, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी टकरा के लौट आएगी। बात वही हुई। तो तीनों याद हो गया पॉइंट। समांतर वाली फोकस से, फोकस वाली समांतर, वक्रता केंद्र वाली गई, टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट आई। पक्का? समांतर वाली फोकस से, फोकस वाली समांतर, वक्रता केंद्र वाली गई, टकराई और अपने मार्ग में वापस लौट आई। ये तीन प्रकाश किरणें ऐसी हैं जिनका रास्ता हमें पता है। अब बहुत ज्ञाता लोग ये सोच रहे होंगे ये तीन ठीक बारे में क्या बता रहे हो, कमीशन नहीं है का इनसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथी प्रकाश किरण भी तो खींच सकते थे, पांचवी भी खींच सकते थे, छठवीं भी खींच सकते थे। एक बंदा गुस्सा आ गया, काट लो, हम समांतर नहीं खींचेंगे, जो उखाड़ना जाओ उखाड़ लो। हमने कहा ठीक है भाई, तेरी बड़ी इज्जत करते हैं, जो तेरा मन वो खींच। देखते हैं भाई, जो ये बमका हुआ व्यक्ति है उससे भी मिल लेते हैं। ये है फोकस और ये क्या है? वक्रता केंद्र। भाई साहब ने कहा ना तो हम समांतर खींचेंगे, चलो हम समांतर नहीं खींचेंगे। भाई साहब ने कहा ना तो हम फोकस से खींचेंगे, हमने कहा चलो नहीं खींचेंगे। उन्होंने कहा ना तो हम वक्रता केंद्र से खींचेंगे, हमने कहा चलो नहीं खींचेंगे। अब भाई के पास समस्या क्या आएगी हम बता रहे हैं। उन्होंने एक प्रकाश किरण गुस्सा के ऐसे खींच लिया। अब ध्यान से देखो, ना तो ये समांतर है, ना ये फोकस से जा रही है, ना ये वक्रता केंद्र से जा रही है। अब ये परावर्तन इसका होगा तो कहाँ से जाएगी? ये हमें पता है कि टकराने के पश्चात ऐसे नीचे आएगी। अब नीचे हम इसको कहाँ से भेज दें बताओ? ऐसे भेज दें, ऐसे भेज दें, ऐसे भेज दें, ऐसे भेज दें, कैसे भेज दें? ये भाई तो पक्का गलत होगी, ये हमें पता है, क्योंकि अभिलंब वक्रता केंद्र से होगा तो इन तीनों चारों में कौन सी होगी ये नहीं पता। तो इसका मतलब हम वही प्रकाश किरण के बारे में अध्ययन करेंगे, उन्हीं प्रकाश किरणों की सहायता से प्रतिबिंब खींचेंगे जिनका रास्ता हमें पता हो। अच्छा एक बात है, ये प्रकाश किरण पक्का वहीं से जाएगी जहां से ये जा रही होंगी, यानी इनसे ये बीच में एक आध बार मिलेगी। जब अभी हम प्रतिबिंब खींचेंगे तो हम क्या कह रहे हैं उस बात को आपको हम दिखा देंगे। लेकिन ऐसे में इनका रास्ता हमें नहीं पता, रास्ता हमें इन तीन का पता है। एक चौथी प्रकाश किरण भी खींच सकते थे हम,
ऐसे ध्रुव से यहाँ जाती, टकराती और ऐसे आ जाती। लेकिन ऐसे कैसे आ जाती यार? अब यहाँ हम गोला प्रकार तो लेके बैठते हैं ना, है ना, कि ये कोण जितना उतना कोण इस पे रहेगा, या ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, मतलब फिक्स रास्ता नहीं है। रास्ता एकदम क्लियर हमें पता है इन्हीं तीनों लोगों का, कि समांतर फोकस से, फोकस वाली समांतर और वक्रता केंद्र वाली गई, टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट आई। तो प्रतिबिंब खींचने के लिए इन्हीं तीनों का प्रयोग क्यों करते हैं, समझ में आया? क्योंकि इन तीनों का रास्ता हमें पता है। अब आइए देखते हैं, अब हम खींचेंगे प्रतिबिंब कि किसी भी अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार खींच सकते हैं। देखो ये सब है बेहद आसान, हम बता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल लेवल तक मान लो ये सब चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, लेकिन इंटर के पेपर में ये पक्का पूछ लेता है, सवाल देगा और कहेगा इसका किरण आरेख भी खींचे। और अगर किरण आरेख नहीं खींचेंगे तो आधे नंबर आपको मिलेंगे। अगर 4 नंबर या 2 नंबर की सवाल है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और किरण आरेख खींचने से आपके अंदर जानते हो ना क्या आता है, कि मतलब आप किसी चीज़ को परफेक्ट तरीके से महसूस करने लगते हैं। अधिकांश सवाल हल करने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आपकी सवाल सही हुई है या गलत। तो फायदा तो है गुरु। चलो कुछ फायदा नुकसान कराते हैं अपना। क्या पढ़ रहे थे? तो अब हम खींचेंगे प्रतिबिंब। तो हेडिंग होगी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, या आप हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो आप हेडिंग डाल लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं पहला नियम क्या है। मैं सब निपटा दूंगा जल्दी जल्दी इसी में। अगर हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब खींचने का नियम समझें तो यहां देखिएगा हमारे पास क्या समस्या है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक अवतल दर्पण ले लिया, ठीक, और यहां पर हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं पहले ये समझिएगा। इसमें हम कितने नियम खींच सकते हैं। यहां पर क्या था बच्चा लोग? ध्रुव, ठीक है। यहां पर क्या है? फोकस। यहां पर क्या है? वक्रता केंद्र। तो वस्तु किन किन स्थितियों में हो सकती है पहले इसको समझो। चीजें अपने आप बेहद आसान है, आ जाएंगी। पहला हो सकता है कि जो हमारी वस्तु है वो अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो सकता, अनंत मतलब बहुत दूर हो, ठीक है ना, चांद तारे देख रहे हैं भाई हम, तो अनंत पर है। उसके बाद हो सकता है कि जो वस्तु हो वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। फिर हो सकता है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, फिर हो सकता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, और हो सकता है कि फोकस और दर्पण के बीच में हो। अब ऐसा दर्पण में तो घुस जाएगी। समझते हैं। हम यहां देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो ये पहला प्लेटफॉर्म है वो अनंत है, ठीक। दूसरा प्लेटफॉर्म है कलकत्ता, तीसरा प्लेटफॉर्म है फरीदाबाद। अरे समझ लो यार ऐसे। और चौथा यहाँ दर्पण आगे रखा है, दीवार बनी है, कुछ भी है। एक आदमी अनंत से चला और हमने फ़ोन लगाया, हमने कहा भाई बोल तू कहाँ है? उसने कहा अभी हम अनंत पे हैं, अनंत पे। हमने कहा ठीक है भाई। तो पहली कंडीशन ये आई कि जो वस्तु हमारी है वो अनंत पर है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हमसे रहा नहीं गया, कुछ देर बाद फिर फोन लगाए, हमने कहाँ पहुँचे हो यार? अब नया नया आदमी इतना दूर से आ रहा है, बीच का रास्ता पता नहीं कौन गाँव आ रहा है, उसे बस चौराहे का नाम पता है। उसने कहा मालूम नहीं कहाँ है, लेकिन हम अनंत और अगला चौराहा कौन है? वक्रता केंद्र। तो उसने कहा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं है हम, ठीक है ना। यानी भाई कलकत्ता जो आप समझ लो, ये कलकत्ता है, नहीं समझाने के लिए बोले हैं। तो उसने बोला अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर हम हैं। तो कंडीशन नंबर 2 हो गई। कुछ देर बाद फिर फोन लगा, हम कह रहे हद कर दियो, कहाँ पहुँचे हो? कहा भाई एकदम वक्रता केंद्र पर एकदम है हम। तो कितनी कंडीशन हो गई? 3 कंडीशन। फिर कुछ देर बाद हमने फोन लगाया, अब एकदम गुस्सा आ गया, कहा अरे हद कर दिए हो? हमने कहा हो कहाँ, ये तो बताओ, बहुत देर हो रही है। उसने कहा बस कलकत्ता भी छोड़े हैं, अर्थात यानी वक्रता केंद्र भी छोड़े हैं। हमने कहा हो कहाँ? उसने कहा बस फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं है। तो इसका मतलब चौथी कंडीशन क्या हो गई? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर उसके बाद कुछ देर बाद हमने पूछा, उसने कहा यार एकदम पहुंचने वाले हैं, हम फोकस पर आ चुके हैं। इसका मतलब ये 5वीं कंडीशन हो गई। 6वीं कंडीशन में वो कहाँ जा सकता था? हमने कहा कब पहुंचोगे? उसने कहा बस आ गए यार, ये देखो फोकस ढक चुके हैं और दर्पण के मध्य में हैं। तो इसका मतलब 7वीं कंडीशन क्या आएगी? कहेगा दर्पण तोड़ के अंदर घुस गए हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब वस्तु अंदर नहीं जाएगी। तो कंडीशन कितनी हो गई? 6। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कुल कितने नियम हम पढ़ेंगे? 6 नियम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन में वस्तु अनंत पर है, दूसरी कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तीसरी कंडीशन में वक्रता केंद्र पर है, चौथी कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, और 5वीं कंडीशन में फोकस पर है, और 6वीं कंडीशन में फोकस और ध्रुव के बीच में है। ठीक है, कोई 7वीं कंडीशन नहीं आने वाली।
हमने इतना इन बातों पे फोकस क्यों किया? अगर आपको क्रम से ये चीज़ें याद रहेंगी ना तो आप प्रतिबिंब खींचना कभी गलत नहीं करेंगे। अभी देखिएगा एक एक पॉइंट आपको आता रहेगा और याद रहेगा। और हमें लगता है जितने लोग पढ़े होंगे, जो हमसे क्लास किए होंगे ऑफलाइन क्लास, उन्हें तो बिंदास ये आ रहा होगा और वो बैठ के बेचारे बोर हो रहे होंगे, भाई यार आज का पूरा दिन बर्बाद चला गया ना। कोई बात नहीं डियर, धैर्य रखें, अभी दिन बन जाएगा अगर ये टॉपिक आज खत्म होता है तो। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, जो वस्तु जी हैं वो अनंत पर हैं। अब कहाँ है राम जाने। इसका प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने इस पे एक प्रकाश किरण ले लिया। कैसे दिखाते हैं, कैसे एक प्रकाश किरण हमने ले लिया इस पे। ये जरूरी है, देखो अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो चित्र बन नहीं पाएगा आपका अच्छे से, और जब चित्र बनेगा नहीं ना तो सवाल होगी आपकी गलत। इसीलिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है मालूम है आपका, इसका ड्रा करने का पैटर्न आपको समझना कि हम चित्र को किस प्रकार खींचेंगे जिससे कि हमारा प्रतिबिंब भी अच्छा बन जाए और सवाल भी गलत ना हो। अभी हम दिखाएंगे हमने ऐसा क्यों किया। आपको लग रहा होगा आपके साथ नाइंसाफी हो रही है ना, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि सर चित्र याद कर लिए हैं और उसी हिसाब से चित्र खींच दिए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारा फोकस पर ये काटेगा नहीं और प्रतिबिंब हो जाएगा गलत। और हमें प्रतिबिंब खींचना है। अगर आप एकदम पटरी उटरी लेके खींचेंगे तो आपका नियम एकदम सही आएगा, पर अभी हमारे पास ना पटरी है इतनी बड़ी ना कोई व्यवस्था है। अब देखिएगा, एक प्रकाश किरण हमने वक्रता केंद्र से लिया, सीधे गई, टकराई और टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट गई। एक प्रकाश किरण हमने फोकस से डाला तो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये समांतर हो गई। और जहां ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वही इमेज बनेगा। तो ये अनंत पर जो स्थित वस्तु थी इसका नाम था ओ डैश, इसका इमेज बना है आई डैश। और जो ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब बना है बहुत छोटा, और ये सही सही इस पॉइंट पर काटा है तो ये प्रतिबिंब है बहुत छोटा और साथ में कैसा है, वास्तविक। अच्छा बहुत छोटा है, वास्तविक है, बताओ सीधा है या उल्टा है? ये उल्टा है। और बना किस पॉइंट पर है तो उसका नाम है फोकस। तो इसका मतलब अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये हो गया इमेज खींचने का तरीका। और हमने इमेज कैसे खींचा था बात समझ में आया। अब अगर मान लो मेरा दिमाग खराब होता और मैं क्या करता, मैं पहले यहाँ फोकस बनाता, वक्रता केंद्र बनाता, मैंने कहा लो एक प्रकाश कर समांतर भेज दिए, फोकस से भेज दिए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक प्रकाश कर वक्रता केंद्र से भेज दिए और ये गई और टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट आई। जिस बिंदु पर काटेगी वही बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ काटे प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, और हो गया गलत, क्योंकि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब गारंटी है फोकस पर बनता है। तो हम चित्र को ऐसा बनाएंगे एडजस्ट करके कि फोकस पर ही काटे। तो जब मैं कैसे बना रहा था आपने देखा होगा, पहले हमने ऐसे खींचा, हमने इसे समझा, ठीक है, इस पे हमने फोकस रखा, यहाँ पर वक्रता केंद्र रखा। फिर हम जानते थे कि अगर हम यहाँ प्रकाश कण ऐसे डालते हैं तो हमें प्रतिबिंब इसी के सामने यहाँ बनवाना है। तो ये यहाँ से अगर जाएगा तभी ऐसा हो पाएगा, यानी यहाँ से इसे खींच दिए, बात समझ में आया। अब इसी को ऐसे आगे बढ़ा दिए तो ये हो गई समांतर वाली, यहीं पर काटा, बन गया प्रतिबिंब। तो ये तरीका था खींचने का ओवरऑल। तो ये समझ में आया कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। चलिए ठीक है, एक पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बंदा अनंत से चल दिया है तो दोबारा कहाँ पहुँचेगा ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। कुछ लोग कहेंगे अच्छा सर तीसरी प्रकाश कण खींच दे, तो अब यही मजेदार बात है यहाँ पर, ये आप बना लिए होंगे, ठीक, इसमें मैं गोची मोची कर सकता हूँ। देखो अगर कोई बंदा एक ऐसे प्रकाश कण खींच दिया होता, अगर अनंत परिस्थिति किसी वस्तु का था तो ये भी यहीं से जाता, इसी पॉइंट से। अगर कोई ऐसे खींच दिया होता तो ये भी यहीं से जाता, कोई ऐसे खींच दिया होता तो ये भी यहीं से जाता, यानी सारी प्रकाश किरणें यहीं से जाती। लेकिन हमें पता नहीं था ना, क्यों? क्योंकि इन दो किरणों के बारे में एग्जैक्ट जानकारी है, वक्रता केंद्र और फोकस वाली के बारे में। पूरा गूंज दिया ना और सब गड़बड़ हो गया है। उम्मीद है आप बना लिए रहे होंगे इसको, तो गूंज सकता था माय डियर, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको आ रहा होगा, ठीक है, आया करे तो बता दिया करें कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा लगता है सुन के हाँ पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं लगता है कि हम ही भूत के तरीके पढ़ा रहे हैं और हम ही समझ रहे हैं। चलिए स्टेप नंबर 2 के पास चलते हैं। जो वो बंदा था उसकी गाड़ी अनंत से छूट चुकी है, तो अनंत से छूटी है तो बताओ दूसरा का स्टेशन कहाँ है?
अरे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पहुंचा होगा। तो यहाँ अपना फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र है और यहीं कहीं रखी है वस्तु। अब ये वस्तु देखो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं है। इसका अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, हमारे पास जिनका रास्ता पता है वो 3 लोग हैं। समांतर वाली फोकस से, फोकस वाली समांतर, वक्रता केंद्र वाली गई, टकराई, अपने मार्ग में वापस। आइए मिलते हैं साहब से। हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर। दुनिया जानती है समांतर वाली प्रकाश किरण जाएगी, दर्पण को तोड़ के निकल जाएगी। ऐसा नहीं है यार, समांतर वाली जाएगी, टकराएगी, टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये फोकस से चली गई। अगले कुछ लोग पहलवान होंगे, सर फोकस से भेजिए, समांतर कर दीजिए। अरे कौन इतना रिस्क ले यार, जब सस्ता ऑप्शन हमारे पास है कि हम प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेजेंगे, गई, टकराई, अपने मार्ग में वापस, यहीं काट दी और परावर्तन के पश्चात जहां दोनों काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। तो अब समझिएगा, जो हमारी वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। ऑब्जेक्ट अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। जो इसका इमेज बना है वो बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अभी याद हो जाएगा, गारंटी है हमारी। आगे देखिएगा, गारंटी तो यहाँ ऐसे बन गया है। अब समझिएगा, ये बड़ा लग रहा है, ऑब्जेक्ट है, ये उससे तो छोटा ही लग रहा है, तो ये आई डैश इमेज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ प्रतिबिंब है वो छोटा बना है। बहुत छोटा तो नहीं है पर इससे तो छोटा है। छोटा होने के साथ साथ ये साहब उल्टा भी है, और उल्टा होने के साथ साथ ये वास्तविक भी तो है। तो यानी यहाँ सही सही काटा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है। कुछ लोग कहेंगे सर अगर अब बन गया ना, ये समझ में आ गया कि नहीं, आप इसे खींच सकते हैं। अब मैं इसी में तुरंत चल रहा हूँ कुछ ताम झाम बताने। कुछ लोग कहेंगे सर अगर मैं यहाँ से प्रकाश किरण भेज दिया होता फोकस से तो ऐसे जाती, समांतर हो जाती और यहीं जाती। कुछ लोग कहेंगे अगर यहाँ से भेज देते तो ऐसे, ये भी यहीं से जाती। कुछ लोग अगर यहाँ भेज देते ऐसे तो ये भी यहीं से जाती। ये वाली अगर ऐसे भेज देते तो ऐसे ही जाती। सारी प्रकाश किरणें इसी पॉइंट से होकर जाती। लेकिन हम तब तक ये पॉइंट नहीं पा पाए ना जब तक हमें उन किरणों के बारे में जानकारी नहीं थी जो निश्चित जिनका पथ था। तो हम इसीलिए उन्हीं किरणों का चयन करेंगे जिनका रास्ता हमें पता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। ये तो हो गया। इसके बाद अब आएगा तीसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है समझिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है डियर, समझते हैं। कहाँ पहुंचा है भाई बंदा अपना? अपना बंदा पहुंचा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब की बार आएगा उसका स्टेशन वक्रता केंद्र खुद ही। और जब वक्रता केंद्र खुद ही आ गया तो अब क्या करेंगे, साथ साथ बनाते चलिएगा। पहुंच करिए, बनाइए, फिर आगे बढ़ाइए, पहुंच करिए, बनाइए, फिर आगे चलिए। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा और यहाँ पर फोकस होगा। सही है, दैट यहाँ पर होगा फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। अपनी वस्तु जी को हम यहीं पकड़ के लाए, यहाँ रख दिए। हमने कहा चलो यहीं आराम करो। तो वस्तु रखिए कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। ध्यान से आप लोग देखा करें, मैं प्रतिबिंब बनाते वक्त क्या कलाकारी करता हूँ वही आपको भी करना है, सेम चीज। अर्थात मैं पहले से ही नाप लिया कि मुझको इसी पॉइंट पर कटवाना है। और जब याद रहेगा तुमको कहाँ काटेगा तभी तो रख पाओगे ना ऐसा। अभी दिखाते हैं कैसे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्रकाश किरण हमने ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर। दुनिया जानती है समांतर प्रकाश किरणें कहाँ से जाती हैं, फोकस से। धोखा, कोई बात नहीं। ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से। अगली प्रकाश किरण हम लोग ले लेते हैं कहाँ से, बोलिए कहाँ से, फोकस से। तो कुछ लोग कहेंगे सर वक्रता केंद्र से ले लीजिए। नहीं ले सकते यहाँ पे वक्रता केंद्र से। काहे लिए, हमारे पास कितनी प्रकाश किरणें ऐसी हैं जिनका रास्ता हमें पता है, वो है 3। समांतर वाली फोकस से, फोकस वाली समांतर, वक्रता केंद्र वाली टकरा के लौट गई। वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण हम इसलिए नहीं खींच सकते क्योंकि वस्तु खुद ही जाके वक्रता केंद्र पर बैठ गई है। तो वाला ऑप्शन खत्म। 2 रास्ते हैं और उन्हीं का प्रयोग करेंगे। तो अगली प्रकाश किरण हम खींचेंगे फोकस से। सॉरी, और फोकस से जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर। देखो ये ऐसे गई, टकराई और मुख्य समांतर इस बिंदु पर काटी है, काटी है, सही सही ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बन गया इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट था ओ डैश और ये इमेज हो गया आई डैश। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र पर है और उसका प्रतिबिंब भी बना है वक्रता केंद्र पर।
और जो प्रतिबिंब है वो सच में बना है, सही सही काटा है तो वास्तविक है। अच्छा यही नहीं, उल्टा है, प्रतिबिंब जी उल्टे हैं लेकिन वस्तु के आकार के क्या है, बराबर। तो एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले बना था बहुत छोटा, फिर बना है छोटा और फिर बना है बराबर। तो कुछ ज़्यादा ज्ञाता लोग समझ गए होंगे अगला पॉइंट क्या होने वाला है। दिखाते हैं, हमारे पास एक अगला दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण, एकदम सही है। ये इसका क्या है बच्चा लोग, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसकी क्या रही होगी, फोकस, और यहाँ पर इसका क्या रहा होगा, वक्रता केंद्र। अब की बार हमारी वस्तु कहाँ पहुँची रही होगी, जब यहाँ वक्रता केंद्र तक हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है तो अगला स्टेशन फोकस जाएगा। अरे पहले बीच में आकर तभी फोकस जाएगा, तो इसका मतलब अगला स्टेशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। चलो भाई वस्तु जी को पकड़ के लाया जाए और यहाँ बैठाया जाए। तो ये वस्तु है ओ डैश। अब करना क्या है, एक प्रकाश किरण ले लेंगे समांतर, अरे खींच दो, तो समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जाएगी, टकराएगी और फिर कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से चली गई। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये समझिएगा, एक प्रकाश किरण हम लोग ले लेते हैं फोकस से, तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। देखिए चालाकी हमारी यहाँ हमने मिटा के सी खसका दिया क्योंकि हमारा प्रतिबिंब धोखा दे रहा था। अभी ये सी पर बन जाता तो गलत हो जाता, सी और अनंत के बीच में कहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर ऐसी बात है तो लो थोड़ा और खिसका देते हैं, लो अब धोखा नहीं हुआ, अब तो और बड़ा धोखा हो गया। अब तो देख के लग रहा है कि प्रकाश किरण समांतर नहीं है, अरे है लग रहा है, आ रहा है यार, आपको आ रहा है, बहुत तेज हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बन गया इमेज, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट की तुलना में देख के लग रहा होगा छोटा है, बड़ा है, वास्तविक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, जिससे इसका प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और उससे मजेदार बात यह है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होने के साथ साथ उल्टा होने के साथ साथ बड़ा भी है। बात समझ में आया। तो ये प्रतिबिंब के बारे में जानकारी हुई। अगला स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, ये समझिएगा। अगला स्टेप यहाँ पर हमारे पास ये आया कि वस्तु अब पहुंचेगी सीधे कहाँ पर, बच्चा लोग बताइए कहाँ पर पहुंचने वाली है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में पहुंच चुकी है तो अगला स्टेशन आएगा कि वस्तु पहुंचेगी फोकस पर। चलिए वस्तु को पहुंचा दिया जाता है फोकस पर। तो हमारे पास जो ये दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, और यहाँ पर इसका फोकस है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को देखें तो हमको पता चला कि वस्तु है फोकस पर, तो हमने वस्तु को फोकस पर रख दिया। अब अगर इसका इमेज बनाना है तो हमने एक प्रकाश किरण ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर, जैसा कि हमेशा से करते आए हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, तो गई, टकराई और फोकस से चली गई। एक प्रकाश किरण हमने ले लिया वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रकाश किरण से नीचे चली गई, कहीं नहीं काटेगी, ऊपर बढ़ा दीजिए कहीं नहीं काटेगी, और काटेगी तो अनंत पर कहीं काटेगी, और अनंत पर काटेगी तो जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अच्छा, अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, और वास्तविक के साथ साथ क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि जहां नीचे काटेगा ऐसे मिलाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और साथ साथ सीधा बनेगा या उल्टा, तो उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो ये स्टेप हो गया। इसके बाद समझिएगा अगला यहाँ पर क्या हो सकता है। ये कंडीशन नंबर कितना है डियर, 5वीं कंडीशन है, फोकस पर पहुँच गए हैं। अब ये वस्तु कहाँ जा सकती है बताइएगा। अब अगली बार वस्तु जा सकती है फोकस और ध्रुव के बीच में, तो कंडीशन नंबर 6। अब ऐसा नहीं होगा कि दर्पण तोड़ के वस्तु इधर चली आएगी, क्योंकि दर्पण के अंदर जा नहीं पाएगी, उधर रखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इधर तो हमने कलई करके पेंटिंग किया है ना। अब आइए देखते हैं अपनी कंडीशन नंबर 6। ये तेज तो नहीं हो जा रहा है ना, ये तेज हो जाना भी चाहिए क्योंकि ये बेहद आसान टॉपिक है, इसे हाई स्कूल का बच्चा बता सकता है यार। अरे छोड़ो, आदिमानव पढ़ के लाओ, जंगल से बता देगा, इतना आसान टॉपिक है, एक बार समझा दो तो। बस करना क्या है, यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र।
और यहाँ पर हमने एक वस्तु रखा, ठीक है। इसका हमें बनाना है इमेज। अब अगर इसका इमेज बनाना है तो सबसे पहला काम आप ये सब लोग जानते होंगे कि हमें एक प्रकाश किरण डालना होगा मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक प्रकाश किरण डाला मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाती है। अगली प्रकाश किरण हम डालेंगे वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाने वाली जाएगी और टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, और जब ये वापस लौट के जाएगी तो ऐसे जाएगी। अब ध्यान से देखो, तो ये इधर जाएगी तो कभी नहीं काटेगी, पर अगर यहाँ से कोई देखता तो इसे लगता ना कि इस पॉइंट पर ये आके मिलती प्रतीत होती, ऐसा मतलब प्रतीत होती। क्या ये सच में वहाँ से इसे जाती या प्रतीत होती? तो प्रतीत होती। यहाँ से कोई देखता तो उसको लगता कि वहाँ से आ रही हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी, तो जहाँ काटती हुई प्रतीत होंगी वही बन गया इमेज। और ये अपना जो है ये है ऑब्जेक्ट ओ डैश, तो ये इमेज हो गया आई डैश। अब आपसे जवाब क्या है ये समझिएगा कि हमारी वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बना है वो बना है दर्पण के पीछे। देखो दर्पण के पीछे बना है। ये वास्तविक है या आभासी है? तो ये आभासी है क्योंकि ये प्रतीत हो रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब का मतलब समझ में आ गया होगा। और बताओ ये छोटा है, बड़ा है, बराबर है, बहुत बड़ा है? तो ये बड़ा है। सीधा है या उल्टा है? सीधा है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये 6 कंडीशन हो गई प्रतिबिंब बनने के लिए। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। कुछ भयंकर टाइप के लोग सोच रहे होंगे इसको भी पीछे बढ़ा कटवा देते कहीं पे। ना मुन्ना, ये समांतर है, चाहे इसको ऊपर बढ़ाओ और चाहे इधर नीचे बढ़ाओ, ये दोनों कभी एक दूसरे को काटने वाले नहीं हैं। तो आपके कॉपी में मैं उम्मीद करता हूँ ये 6 के 6 वो चित्र अच्छे से बने होंगे। अब अगर 6 के 6 वो चित्र बने हैं तो इसका मतलब अब आइए इसे हम याद कैसे रखेंगे, कैसे हम चीज़ों को जानेंगे, कैसे हम सही चित्र बनाएंगे, इस बात को समझेंगे। बस आइए देखते हैं। आई होप ये सब लोग को आ रहा होगा, क्योंकि हाई स्कूल में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इसकी हिंदी बोल के लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं इसे जल्दी से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, बस एक बार मैं याद करवा देता हूँ। हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है। तो ये दर्पण कौन सा दर्पण है बच्चा लोग? उत्तल है या अवतल है? तो हमें पता चला कि जो ये दर्पण है ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये इसका क्या था बालको? मुख्य अक्ष था। यहाँ पर इसका क्या हुआ करता था? फोकस। यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर वक्रता केंद्र। अब ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, अपने कॉपी से मिला के बताइएगा। पहले स्टेप में जो वस्तु है वो अनंत पर है। एक पॉइंट याद कर लीजिए कि जो वस्तु है वो अनंत पर है। तो जो इसका इमेज बना है, जो इसका प्रतिबिंब बना है, वो कहाँ पर बना है? फोकस पर बना है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अब हम क्या करेंगे? एक स्टेप आगे लाएंगे वस्तु को। एक स्टेप यानी एक स्टेशन आगे लाना, तो वक्रता केंद्र पे लाएंगे, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। समझ गए होगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो ये कंडीशन नंबर 2। कोई दिमाग नहीं लगाना, प्रतिबिंब को एक स्टेप पीछे ले जाओ, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब फिर वस्तु आई होगी अगले स्टेप आगे वक्रता केंद्र पे, तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे। एक स्टेप आगे लाओ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब पहुंच जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। एक स्टेप आगे लाओ फोकस पे, तो प्रतिबिंब पहुंच जाएगा अनंत पे। तो हमने किया क्या? उधर से एक एक स्टेप आगे लाए, इसको एक एक स्टेप पीछे ले गए। तो 5 पॉइंट याद हो गया। चलो बताओ क्या किए थे, बताना हमारे साथ साथ, ठीक है ना। हाँ, शर्म लिहाज नहीं कि हम अकेले बैठे हैं मोबाइल लेके, तो कैसे साथ साथ बोल सकते हैं, बोलना ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो वस्तु है वो कहाँ पर है? अनंत पर। तो बोलो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, ठीक है। एक स्टेप आगे लाएंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। एक स्टेप आगे लाएंगे वक्रता केंद्र पे, तो इससे पीछे ले जाएंगे वक्रता केंद्र पे। फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर फोकस पे तो अनंत पे, तो अनंत वाली का फोकस पे, तो फोकस वाली का अनंत पे। वही बात हुई ना घुमा फिरा के। अब ये 5 कंडीशन हुई। 6वीं कंडीशन क्या थी? कि फोकस और ध्रुव के बीच में, तो दर्पण के पीछे।
अब देखो, इन पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब बना है उल्टा, और छठवीं कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना है वो बना है सीधा। इन पांचों कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना है वो बना है वास्तविक, और इस वाली कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना है वो बना है आभासी। अब इनमें जो प्रतिबिंब बना है, पहली कंडीशन में है छोटा, उसके बाद ना मुन्ना छोटा नहीं है, पहली कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो है बहुत छोटा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बराबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा। तो क्रम याद हो गया, सब का सब वास्तविक, सब का सब उल्टा। अनंत वाला जो पहला वाला है बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद बराबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा। और जो आभासी वाला प्रतिबिंब है वो बड़ा है। आभासी वाला प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा। तो यहां से हमारे एक बात ये भी समझ में आ गई है कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है ना, इसमें प्रतिबिंब बराबर भी बनता है। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें, ऐसे जवाब दीजिएगा कि क्या मैं अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देख सकता हूं या नहीं? क्योंकि अवतल दर्पण में 5 कंडीशन में उल्टा बना है। जवाब भी मैंने बोल दिया कि 5 कंडीशन में उल्टा बना है, तो जाहिर सी बात है छठवीं कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बना है, सीधा। तो इसका मतलब हाँ, हम अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि सीधा प्रतिबिंब तभी दिखेगा जब कंडीशन नंबर 6 में वस्तु रहे। और कंडीशन नंबर 6 में रहने का मतलब कि जो वस्तु है वो दर्पण और इसके फोकस के बीच में रहे, है ना, तभी उसको प्रतिबिंब सीधा दिखेगा। उसके बाहर गया तो उसका प्रतिबिंब क्या दिखने लगेगा, उल्टा। बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, सॉरी, यह अगली बात यह समझना है कि क्या हम अवतल दर्पण के द्वारा सीधा प्रतिबिंब देख सकते हैं लेकिन छोटा? तो नहीं देख सकते, क्योंकि अवतल दर्पण में अगर तुमको सीधा प्रतिबिंब देखना है तो पक्का बड़ा दिखेगा, क्योंकि अवतल में यह बड़ा दिखता है। हाँ, अवतल के द्वारा हम छोटा प्रतिबिंब देख सकते हैं उल्टा, अवतल के द्वारा हम बराबर देख सकते हैं वस्तु के प्रतिबिंब, और लेकिन उल्टा। हम बड़ा भी देख सकते हैं उल्टा, बहुत बड़ा भी देख सकते हैं उल्टा, लेकिन बड़ा देख सकते हैं बराबर सीधा आभासी वाले कंडीशन में। तो अवतल के लिए जो कंडीशन है उम्मीद करते हैं आ गई होगी। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जाती हैं, फोकस वाली समांतर हो जाती हैं, वक्रता केंद्र वाली जाएंगी, टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट जाएंगी। और यहां पर हमें क्या समझना है, बता दीजिएगा एक बार और। वस्तु अगर देखिएगा, ये था आपका वक्रता केंद्र और ये था फोकस। जब अनंत पर थी तो फोकस पर बनेगा, उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। अनंत वक्रता केंद्र के बीच में तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में तो अनंत, और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस पे तो अनंत पे, और फोकस और ध्रुव के बीच में तो दर्पण के पीछे बनेगा। पहले प्रतिबिंब कैसा था, बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, आखिरी वाला बड़ा। बाकी पांचों कैसे थे, वास्तविक। ये कैसा था, आभासी। ये पांचों उल्टा है, ये वाला कैसा है, सीधा। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम उम्मीद करते हैं ये आपको बिंदास समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये कहानी बहुत आसान है, बस जरूरी मुद्दा यहाँ पर यह है कि चीज़ें आप बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएंगी, और अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते तो आपको थोड़ा मुश्किल होगी। अब यहाँ मुद्दा आता है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए हम उत्तल दर्पण का भी आपको बता देते हैं प्रतिबिंब बनने का नियम, जिससे अगली क्लास में हम आवर्धन का फार्मूला और फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में जो संबंध है, पूरा फार्मूला, पूरा चैप्टर, एक एक थ्योरी समाप्त कर लें। फिर हमारे पास बचेगी क्या, अच्छा एक बात यह है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, इसका शॉर्टकट बाकी है, इसका फार्मूला बाकी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचना कि सेम वही होगा जो हाई स्कूल का था। मैंने कहा ना कि प्रतिबिंब खींचने का नियम जो हाई स्कूल में पढ़े हो, इंटर में कुछ और थोड़ी हो जाएगा, वो तो रहेगा ही, पर चीज़ें वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर है। तो अब आप ये नियम मत बना लीजिएगा चलो ठीक है यार ये मुझे आता है, इस चैप्टर को मैं छोड़ सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवर्धन में बहुत डिटेल में बातें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास को पूरा लगभग अटेंड करना है और चीज़ों को अच्छे से समझना है। नहीं एक बार बेसिक चीज़ें आपको आ जाए तो आप सोचो बस अब तो हम हीरो बन गए हैं, सब तो हमको आता है, अब हम ही ब्रह्म हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ, चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा, आती है फिर भी कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अगला है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। देखिएगा, बनाते हैं उत्तल दर्पण, हेडिंग डाल लिए हो गया आप लोग, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो हमारे पास क्या है, ये एक उत्तल दर्पण है, चलो भाई उत्तल दर्पण है, और यहां पर हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष खींचा है और क्या एक, और यहां पर क्या था बच्चा लोग, अच्छा यहां पर फोकस और यहां पर वक्रता केंद्र, क्या घनघोर मजाक है, यहां पर फोकस है और यहां पर वक्रता केंद्र है। तो जवाब हम आपसे ये चाहते हैं कि यहां पर स्टेशन कितने हैं सबसे पहली जरूरी बात तो ये है ना, स्टेशन, स्टेशन कहाँ है स्टेशन, देखिएगा बताता हूं जवाब। इधर तो हम वस्तु रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको किसी दर्पण में अपनी शकल सूरत देखनी है तो शीशा के पीछे जाके नहीं खड़े होगे, आगे देखोगे, उधर जिधर पेंटिंग है, तो वस्तु को हम इधर रखेंगे। और इधर अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, मतलब वक्रता केंद्र भी नहीं है, फोकस भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर हर जगह के लिए एक कंडीशन है। तो इसका मतलब अगर वस्तु को हम इसमें चाहे जहाँ रख दें, चलो हम अगर वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं, इसका प्रतिबिंब बनाना है, बनाएंगे, खुशी खुशी बनाएंगे। सबसे पहला काम वही नियम, पुराना नियम, 3 प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण ले लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। दुनिया जानती है समांतर वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी, तो बोलो ये जाएगी, क्या भेद दें यहाँ से, जीवन में नहीं जाएगी, इधर कलाई करके पेंटिंग किए हैं, तो इस पॉइंट से ये ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर वाला देखेगा तो उसको लगेगा ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है, प्रतीत होगा। ऊपर वाले से मतलब भगवान से नहीं है, अगर यहाँ से कोई देखता तो इसका मतलब ये प्रतीत वाला केस है। मेरी प्रकाश किरण टेढ़ी हो गई है क्या यार, रास्ता भटक जा रहे हैं लोग आजकल, तो प्रकाश किरण का है ना भटक जाए, आ रहा होगा यार, तो ये ऐसा हो गया, तो ये सब प्रतीत हो रहा है। अगली प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, चलो हम वक्रता केंद्र से भेज देते हैं, तो वक्रता केंद्र से हमने भेज दिया, बताओ क्या ये ऐसे चली जाएगी, कतई नहीं जाएगी, यहाँ से टकरा के लौट आएगी, इस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती। तो यहाँ पर ये काटी है या काटती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो ये वस्तु है, तो ये इसका इमेज हो गया। तो बताओ ये प्रतिबिंब सीधा बना है या उल्टा, सीधा, बताओ बड़ा बना है या छोटा, छोटा बना है, बताओ वास्तविक है या आभासी, तो ये आभासी है। और बना कहाँ है, तो फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में, समझो इधर। अब अगर यही वस्तु यहाँ पर होती और यहाँ अपना फोकस था, वक्रता केंद्र था, समांतर ऐसे जाता और ऐसे भेज देते तो यहाँ काटता। सोचो अगर यही वस्तु जो थी वो यहाँ होती तो ऐसे होता, सॉरी फोकस वक्रता केंद्र, तो ये ऐसे चला जाता, ऐसे भेज देते, यहाँ काटता। यानी हर हाल में वस्तु हम चाहे जहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, उसका प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा और फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो उत्तल में प्रतिबिंब खींचने का मात्र एक नियम है कि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। पर एक फैक्ट है, कंडीशन इसमें एक नहीं दो है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसे हम भूल गए, क्या यार छींक आएगी लेकिन आ नहीं रही है, ओहो कोई बात नहीं। तो हमने कहा यहाँ पे एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन आपके लिए HW है, और वो कंडीशन का नाम मैं बता देता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म हो सकता है वस्तु अनंत पर हो और दूसरा का अनंत और दर्पण के बीच में। तो अनंत और दर्पण के बीच में वस्तु अगर कहीं पर भी होगी तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। और कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्लियर हो गया ना। और अनंत पे है तो फोकस पर बनेगा और बिंदु बनेगा, हम बता देते हैं, पर आप खींच के लाइए, खींचिएगा, अब लाएंगे तो है नहीं, पर खींच के बताइए खींच लिए या नहीं। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इस बात को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। मन तो मेरा आज का ये था कि आज ही मैं इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त कर दूं, पर दरअसल जब वीडियो लंबा खिंच जाता है ना तो आपको देखने में थोड़ा असहजता महसूस होती होगी, 1.5-2 घंटे मोबाइल पे लगातार मज़ा ना आती होगी, ठीक है। तो हमें लगता है 1 घंटा पर्याप्त होता है, और कुछ मेरी भी कमियां हैं वीडियो लंबा खिंच जाने के चक्कर में। मैं एक ही बात को 2-3 बार बोर्ड पे बता देता हूँ, लगता है जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही है। आप थोड़ा समझदारी करके वही टॉपिक को 2 बार देख सकते हैं, पर मुझे लगता है क्या पता आप ना देखें तो मेरे भी एक बीमारी हो गई है ना इस बात की कि पता नहीं आपको आया या नहीं आया, तो मैं वही बात को बार बार दोहरा देता हूँ। पर ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है, घर पे बैठ के क्या उखाड़ रहे हैं, चीज़ों को आराम से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, पर परफेक्ट तरीके से हमें आनी चाहिए, है ना।
एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार ऐसा पढ़ लेंगे कि चीज़ें एकदम जुबान पे रखी रहे, चाहे पेपर में आए, कहीं पर भी आए, कोई पूछे, मतलब ऐसा ना हो कि चलो कल रिवाइज कर लेंगे परसों बताएंगे। सब बातें परफेक्ट आनी चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई कह दे अगर हमें आभासी प्रतिबिंब देखना है तो हमें किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, तो चाहे हम उत्तल का कर लें चाहे अवतल का, दोनों में देख सकते हैं। उत्तल वाले में हमेशा आभासी बनेगा और अवतल वाले में हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन एक कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 6, जहां आभासी बनता है। तो यहाँ वाले आभासी और वहाँ वाले आभासी में क्या अंतर है? कुछ कहेंगे यहाँ वाला वहाँ वाला कौन? अरे उत्तल और अवतल वाला। तो उत्तल वाले का आभासी छोटा है और अवतल वाले का आभासी बड़ा है। तो अगर हम कह दें कि एक दर्पण के द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में 4 गुना बड़ा बनता है और सीधा बनता है, तो दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए, जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनता है। इस बात की तो गारंटी है। देखो, जब जब वास्तविक बना है तो उल्टा बना है और सीधा बना है तो आभासी बना है। लेकिन सवाल में एक बात ये कह दिया है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तुलना में 4 गुना बड़ा है। तो बताओ उत्तल में क्या कभी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? नहीं। तो इसका मतलब जो वो दर्पण होगा वो उत्तल है या अवतल? तो अवतल होगा। तो ऐसे हम सवाल को जब हल करना चालू करेंगे तो हम अपने जो ये पढ़े हैं दुनिया भर का तामझाम, इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकाल लेंगे। लगता है ना कि प्रतिबिंब बनने का नियम बेमतलब पढ़ लिए हैं, कतई नहीं बच्चा, ये बहुत फायदा करेगा सवाल हल करेंगे तो इसीलिए उत्तल का आभासी बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। और अवतल का आभासी बड़ा होगा। आभासी हमेशा सीधा होगा और वास्तविक वाला हमेशा उल्टा होगा, अगर हम दर्पण की बात करेंगे तो। खैर, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट करके टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रयास करेंगे कि थ्योरेटिकल हिस्सा पूरा समाप्त कर लें और उसके अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, दर्पण से संबंधित पूरी सवालें हल कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, लगभग 2 क्लास लगेगी, उसमें भी सवाल सहित 3 क्लास लगेगी। फिर उसके बाद हम लोग जो भी है आगे चैप्टर से पढ़ते जाएंगे, ऑप्टिक्स पूरा अच्छे से कवर करेंगे। फिर उसके बाद का प्लान देखेंगे जैसा होता है। मैथमेटिक्स आप लगा रहे होंगे उम्मीद है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।